क्या है विश्व युद्ध का रहस्य? किसने भड़काई आग? किसने किया आग में घी डालने का काम? जानने के लिए देखिए एपिसोड महासंग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अवस्थी आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं चटपटी कहानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब 1991 में सोवियत संघ से यूक्रेन आजाद हुआ। अब आजाद होने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का ही पूरा प्रभाव देखा जाता था, लेकिन इन दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ प्रेम, बढ़ती हुई महंगाई, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और रूसी भाषी लोगों का बहुसंख्यक होना इस युद्ध के लिए चिंगारी का काम कर गया। इन दोनों का प्रेम टूट गया। 1991 में यूक्रेन ने रूस को आजादी का ऐलान कर दिया और लियोनिद क्रावचुक को राष्ट्रपति चुन लिया गया। धीरे धीरे बढ़ता हुआ शासन 1994 तक पहुंचा और 1994 में इनका शासन इतना अच्छा नहीं चला, जिसका परिणाम 1994 में लियोनिद कुचमा से हारने के बाद में पता चला। लियोनिद कुचमा का शासन अच्छा चला। उन्होंने 1999 में एक बार फिर से चुनाव में भाग लिया और फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन इस बार कुचमा का भी शासन इतना अच्छा नहीं था, वहां की जनता को खुश नहीं कर पाया। 2004 में फिर से चुनाव हुआ और रूस के पक्षधर रहे विक्टर यानुकोविच से राष्ट्रपति चुनाव हार गए। अब वहां का नया शासक बन चुका था विक्टर यानुकोविच, जो कि रूस का पक्षधर था। इसने सारे पक्ष रूस के साथ में साझा करने लगा। लेकिन ये चुनाव भी इतना अछूता नहीं रहा। इसमें भी धांधली का आरोप लगाया गया, कार्रवाई हुई और विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद विक्टर युशचेंको को राष्ट्रपति चुन लिया गया। बात 2005 की है। इन्होंने रूस का दबदबा कम करने के लिए संकल्प लिया और यूक्रेन के साथ नाटो में शामिल होने की बात कह दी। दोस्तों, ये बात इतनी जल्दी रूस को कहां पसने वाली थी। 2008 में देखने को मिला, नाटो ने यूक्रेन से वादा कर दिया कि आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। बात 2010 की है, जब चुनाव हुए और एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति चुन लिया गया। 2014 में इस प्रदर्शन के कारण ही 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर रूस भाग गए। लड़ाकों ने क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहरा दिया। बात 16 मार्च की है कि रूस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे ये बात 2017 में यूक्रेन और ईयू के बीच में मार्केट की ट्रेड डील हुई। 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिल गई। मान्यता की बात को सुनते हुए रूस को बहुत ही बुरा लगा। बात है 2020 की, जब IMF ने $5 मिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई और जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने के लिए फिर से अपील कर दी। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन को बिना बताए TB2 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बात नवंबर 2021 की है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी। दोस्तों, धीरे धीरे ये लड़ाई यहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। 7 दिसंबर 2021 तक रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर रूस को चेतावनी दी कि यदि वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर आर्थिक पाबंदियां लगेंगी। 10 जनवरी 2022 इन दोनों देशों के तनाव के बीच रूस और US के बीच में वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हुई। इस वार्ता का कोई भी निर्णय नहीं निकला। बात 14 जनवरी की है। रूस ने यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दे दी। 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंच गई। 24 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को स्टैंड बाई पर रख दिया। 28 जनवरी 2022 को पुतिन ने कहा कि उनकी मांग सुरक्षा थी, जो कि पूरी नहीं की गई। बात 2 फरवरी की है। US ने अतिरिक्त सैनिक को पोलैंड, रोमानिया भेज दिया गया। 4 फरवरी 2022 को पुतिन को चीन का समर्थन मिल गया। दोस्तों, अब बात आती है चीन का समर्थन मिलने से ही इसमें मानो आग में घी डालने का काम हो गया। उसने कहा कि नाटो का हिस्सा यूक्रेन को नहीं होना चाहिए। अब ये बात धीरे से पूरे विश्व में फैल गई। 7 फरवरी 2022 को पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलना चाहा, वो मिले। मीटिंग खत्म होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन मान गए हैं, लेकिन रूस ने कहा कि उनकी कोई उनके बीच में डील नहीं हुई है।
9 फरवरी 2022 को बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। उसने लोगों से देश छोड़ने की बात कह दी। बात 15 फरवरी 2022 की है। रूस ने कहा उनकी कुछ सेना वापस लौट गई है, लेकिन 18 फरवरी को यूएस के राजदूत ने कहा कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। 19 फरवरी को रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दे दी। 24 फरवरी 2022 की बात है दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इस जंग की, जो कि अभी तक चलती जा रही है। आज 13वां दिन है, लेकिन जंग समाप्त होने वाली नहीं है। धीरे धीरे रूस ने यूक्रेन पर पूरा कब्जा जमा लिया है। ऐसे ही चटपटी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।